यूपी पुलिस को हत्या की जांच करनी थी, लेकिन वो एक स्टूडेंट के आंखों में पट्टी बांधकर उसे कहती भाग, जितना तेज भाग सकता है उतनी तेज से भाग। फिर पीछे से जो इंस्पेक्टर या कहें दरोगा साहब हैं, अपनी कमर से पिस्तौल निकालते हैं और धाएं धाएं मारना शुरू कर देते हैं। वो जो लड़का है, जो स्टूडेंट है, जिसे पढ़ाई कर कर देश का भविष्य बदलना था, वो एक इंस्पेक्टर के प्रमोशन के चक्कर में अपनी जान गवाते गवाते बच जाता है। किस तरीके से यूपी पुलिस के 12 से ज्यादा जो अफसर हैं वो अब सस्पेंड होने की कगार पर हैं, और 12 ही नहीं, एक और केस में अगर हम मिला दें तो लगभग 19 से 20 ऐसे अफसर हैं तो झूठे एनकाउंटर में पकड़े गए हैं। और कुछ इस तरीके से पकड़े गए हैं कि कोर्ट को गुमराह तो करना चाह ही रहे थे, और अपने प्रमोशन के लिए, अपने कंधों में सितारे लगाने के लिए ये हर किसी को मौत के घाट उतारना चाहते थे। यूपी पुलिस ने एक बढ़िया बिजनेस बना लिया है। मतलब ये कि आप एनकाउंटर कीजिए, सरकार से पैसे लीजिए, और जो परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, उसी के एक सदस्य को उठा लीजिए और कहिए कि तुझे बाहर जाना है, तो इस पूरे मामले में फंस चुका है, महज कुछ रुपए दे और छूट कर बाहर चले जा। ये बिजनेस किस तरीके से यूपी पुलिस के लिए फायदेमंद साबित हो रहा था, ये बंद फाइलों के अंदर यूं ही घूम रहा था। लेकिन जब अब ये पूरी दुनिया के सामने यूपी पुलिस का कुछ ऐसा चेहरा सामने आया है कि जो भी कहानी सुन रहा है उसे यूपी पुलिस से नफरत हो रही है। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, चलिए इस डिकोडिंग क्राइम में तफसील से समझते हैं। तो आज डिकोडिंग क्राइम की शुरुआत करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लग गए हैं, जिसमें दो ऐसी अलग अलग कहानियां हैं, दो ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जो आज बताएंगी कि यूपी पुलिस किस तरीके से सिर्फ स्टार लगाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए फेक एनकाउंटर कर रही है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अब आपको केस समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो केस आप समझ रहे हैं वो मथुरा का है। उसमें मथुरा भी है, दिल्ली भी है, राजस्थान भी है। अब कैसे, तो सुनिए। तारीख की अगर बात की जाए तो है 4 सितंबर 2022। मथुरा में एक परिवार रहता है तरुण गौतम का, उनके साथ उनकी पत्नी है, उनका बेटा है। अब 4 सितंबर 2022 को शाम के आसपास करीब 5-6 बज रहे होंगे कि एक बिना नंबर प्लेट की एक गाड़ी आती है उस गली में। उसमें से कुछ लोग उतरते हैं जो देखने में काफ़ी फिट, लंबे चौड़े दिख रहे थे, और वो सीधे आस पड़ोस से पूछते हैं कि यहाँ पर तरुण गौतम जी का घर क्या है। अब जैसे ही पड़ोसी कोई बताता है, वो सीधे तौर पर जो शख्स उस कार से उतरे थे वो फ़ौरन उस घर के अंदर एंटर होते हैं, और जाते ही वहाँ के मुखिया यानी कि तरुण गौतम का कॉलर पकड़ते हैं और बोलते हैं, बता तेरा बेटा सोमेश कहाँ है। अब इसके बाद जो वहाँ पर तरुण मौजूद थे, जो शख्स मौजूद थे, वो घबराते हैं। वो बोलते हैं कि अचानक से कुछ लोग आए, मुझ पर हावी हो गए, मेरी पत्नी से, मेरे परिवार से पूछ रहे हैं कि आपका बेटा कहाँ है सोमेश, और यहाँ तक कि धमकाना शुरू करते हैं। अब इस पर तरुण को कुछ समझ नहीं आता, तो वो समझाता है कि देखिए सर, आप लोग हैं कौन, पहले ये बताइए, और जो मेरा बेटा है वो बीटेक की पढ़ाई कर रहा है राजस्थान से, और इस वक्त कोचिंग के लिए वो दिल्ली में है। तो जो सामने लोग मौजूद होते हैं वो थोड़ा और ज़्यादा हावी होने की कोशिश करते हैं, घर में तोड़फोड़ मचाते हैं, अलमारी खोल देते हैं और अलमारी से 22,000 रुपये निकाल लेते हैं। उस घर में जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं वहाँ पर वो लोग घुसते हैं बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर, और फिर ताबड़तोड़ वहाँ पर तोड़फोड़ होती है, पैसे तक लूट लिए जाते हैं। और इसके बाद ये जो लोग आए थे इतने पर ही नहीं रुकते, तरुण गौतम का हाथ पकड़ते हैं, उनको खींचते हुए ले जाते हैं और गाड़ी में बिठाते हैं, शाम में ही, जिस रात पूरी ये वारदात हो रही थी उस वक्त ही, और बोलते हैं कि फटाफट हमें वहाँ ले चल जहाँ तेरा बेटा रहता है। अब उस वक्त तरुण को कुछ समझ नहीं आता कि कौन लोग हैं, ये कौन है जो हमारे घर में घुस आए हैं, इनका मकसद क्या है, ये मेरे बेटे को क्यों ढूंढ रहे हैं। लेकिन उसे ये अब जानना था कि आखिर हुआ क्या है। तो ऐसे में वो गाड़ी में बैठता है और फिर दिल्ली पहुंचते हैं लोग मथुरा से, उसी रात को जहां पर बेटा रहता है। शकरपुर पहुंचते हैं और वहां पर रेंट का जो उसने कमरा ले रखा था वहां पर पिता ले जाता है, और फिर जैसे ही गाड़ी रुकती है, गाड़ी से फौरन पिता का हाथ पकड़ के 2 लोग उतरते हैं, और साथ ही 3-4 लोग और जो गाड़ी में मौजूद थे वो उतर कर उस फ्लैट के अंदर जाते हैं। फ्लैट के अंदर जाने के बाद वहाँ पर जो बेटा था तरुण का, सोमेश, वो मौजूद होता है। उसको पकड़ते हैं और उसको बिना ना आव देखते ना ताव देखते, आगे पीछे कुछ नहीं देखते, सीधे जोरदार थप्पड़ लगाना शुरू करते हैं। अब ये सब चीज़ें हो जाने के बाद एक पिता के सामने बेटा पिट रहा है, वो पूछता है, सर प्लीज़ बताइए आप लोग हैं कौन। तब उन्हीं में से मौजूद एक शख्स बोलता है कि हम यूपी पुलिस से हैं,
हम सारे पुलिस वाले हैं और तुम्हारा बेटा जो है एक गैंगस्टर है। अब ये सुनते ही जो तरुण थे उनका दिमाग खराब होता है कि ये जितने भी लोग आए थे बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से आए, सादी वर्दी थी इसलिए पहचान नहीं पाए, और ये सारे के सारे यूपी पुलिस के सिपाही, कांस्टेबल और अफसर हैं। अब ये सुनते ही तरुण को समझ नहीं आता कि आखिर ये पुलिस वाले ऐसे क्यों कह रहे हैं और उनका बेटा गैंगस्टर कैसे हो सकता है। इस पर वो लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तरुण जो है वो हाथ भी जोड़ते हैं, वो बोलते हैं सर आप बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहाँ पर मौजूद दो सादी वर्दी में जो पुलिस वाले खड़े थे वो बोलते हैं कि देखो, एक हिस्ट्री शीटर का जो यूपी में है उसमें मर्डर हुआ है, वहाँ पर एक आदमी को हमने पकड़ा जिसके फ़ोन में तुम्हारे बेटे का नंबर मिला है, और हो ना हो तुम्हारा बेटा जो है बड़ा एक गैंगस्टर है और वो ही हो सकता है कि वो ऐसे छोटे मोटे जो इस तरह के अपराध हैं वो करता हो। अब इतने के बाद तरुण समझाने की कोशिश करता कि जो पुलिस वाले वहाँ पर थे, यानी यूपी पुलिस के जो सादी वर्दी में सिपाही मौजूद थे, वो उनके साथ मारपीट करते हैं और फिर दोनों को घसीट कर, दोनों का हाथ पकड़कर सीधे बिठाते हैं जीप में और फिर लेकर जाते हैं यूपी। और कहा जाता है कि देखिए आपके ऊपर अब केस लगेगा, आपका बेटा भी फंसेगा। अब यूपी में एक जगह लेकर जाया जाता है, थोड़ा सुनसान सी जगह होती है, और वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर सुनिए, आंखों में बांधते हैं पट्टी। जो सोमेश लड़का था जो बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, एक स्टूडेंट है वो बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और फिर उससे कहा जाता है सुन तुझे बहुत तेज भागना है। आप सुनिएगा ध्यान से, यूपी पुलिस के सिपाही बोलते हैं कि तुझे बहुत तेज भागना है, जितनी तेज तू भाग सकता है भाग, तभी तेरी जान बचेगी। अब बच्चे को, जो स्टूडेंट था, उसे समझ नहीं आता कि यूपी पुलिस भागने को क्यों कह रही है, लेकिन यूपी पुलिस का मकसद कुछ और था। बच्चे को लगता है शायद ये मुझसे कह रहे हैं कि मैं भागूं और मैं बच जाऊंगा, लेकिन अब जब पट्टी बांधी जाती है और बच्चा जब भागता है, यानी जो स्टूडेंट था वो भागना शुरू करता है, फ़ौरन यूपी पुलिस में क्या मौजूद, जो वहाँ पर इंस्पेक्टर मौजूद थे, वो बंदूक निकालते हैं, रिवॉल्वर निकालते हैं और सीधे उस लड़के के पैर पर गोली चला देते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है पिता तरुण के सामने हो रही थी, उनके बेटे के पैर पर गोली लगी। इतने पर भी फ़ौरन जो सिपाही थे वो भागते हैं, उसको उठाते हैं और उस चीज़ को ऐसा माहौल दिया जाता है, ऐसा सीन बनाया जाता है कि लड़का भागने की कोशिश कर रहा था और हमने पैर पर गोली मारी, यानी कि हम इसका एनकाउंटर भी कर सकते थे। अब ये सब हो जाने के बाद तरुण बहुत चिल्लाता है, बोलता है आप गलत कर रहे हैं। तो उसको बोला जाता है कि देखो अभी तो हमने सिर्फ तुम्हारे लड़के के पैर पे गोली मारी है, अगर तुमने ज़्यादा कुछ ऐसा किया, किसी को बताया या कुछ भी ऐसा किया, तो हम इसके सीने पर भी गोली मार देंगे और तो और तुझे भी जान से मार सकते हैं। फिर बेटे को ले जाकर जेल में डालते हैं और पिता से, जो पुलिस वाले हैं वो पिता से कहते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा तो फंसा, लेकिन हमें ऐसा लगता है तू जो है इस केस में बहुत गलत फंस गया है, और अगर तुम चाहते हो कि तुम बच जाओ तो मुझे 1 लाख रुपए लाकर दो। अब तरुण को लगता है कि बचना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो किसी तरीके से जुगाड़ करते हैं, 1 लाख रुपए लाते हैं और अब खुद को छुटाते हैं कि मैं इस चंगुल से छूटूं। फिर वो पूरी प्लानिंग करते हैं, समझते हैं केस को और तब अपने बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। अब आप एक सीसीटीवी तस्वीर देख रहे होंगे, ये जो सीसीटीवी तस्वीर है ये उस वक्त की है कि जब जो पुलिस की टीम थी वो दिल्ली में जिस रेंटेड रूम में सोमेश रहता था वहाँ से इनको जीप में बिठाकर यूपी लाते हैं, दोनों को पकड़कर। तो ये वो तस्वीरें हैं जो एक पिता ने इस सीसीटीवी को मुहैया कराया, इस सीसीटीवी को इकट्ठा किया और फिर पुलिस के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। यानी जो पिता थे तरुण, जब उन्हें समझ में आता है कि उनके बेटे को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, कोई गैंगस्टर एक्ट नहीं है, पैसे हड़पने की कोशिश है, फेक एनकाउंटर करने की कोशिश है, पुलिस को किसी को आरोपी बनाना है, तो उन्होंने उसके बेटे को पकड़ लिया है। तो वो एक एक करके सारे जो है सीसीटीवी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले वो जाते हैं दिल्ली, जहाँ उनका बेटा रहता था, देखते हैं आसपास सीसीटीवी लगे हैं कि नहीं लगे हैं। अब जब उन्हें दिखता है कि सीसीटीवी मौजूद हैं तो ऐसे में पड़ोसियों से बात करते हैं, उनसे फुटेज निकालते हैं और फिर ये सारी चीज़ें ले जाके एक वकील से मिलते हैं, पूरा चीज़ें दस्तावेज अपने पास रखते हैं और इतना हो जाने के बाद उन्हें लगता है कि अब इस केस को कोर्ट में ले जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले होता यह है कि यूपी पुलिस जो है इनके लड़के सोमेश को छोड़ देती है, पर पिता को लगता है कि एक बार तो इन्होंने पुलिस वालों ने मेरे बेटे को छोड़ दिया, पर आगे अगर कुछ भी होता है तो ये फिर से मेरे बेटे को पकड़ लेंगे, क्योंकि इनके पास एक आसान तरीका है, ये उसका एनकाउंटर भी कर देंगे। भले मेरा बेटा अभी बिल्कुल बरी कर दिया, पुलिस ने छोड़ दिया कि आपके बेटे ने कुछ नहीं किया, पर वो एक आसान कड़ी है कल को दोबारा पकड़ने के लिए। कोई भी कल को अपराध होगा तो मेरे बेटे को ये पकड़ लेंगे। और जो तरुण है, इनका जो बैकग्राउंड था वो आर्मी से था, इनके जो पिताजी थे वो भी आर्मी में थे, तो इन्हें लगा कि यूपी पुलिस आने वाले वक्त में ऐसी कोई चाल चल सकती है, तो मुझे इस पूरे मामले को कोर्ट में ले जाना चाहिए। और कोर्ट में ले जाने के बाद ये जब पूरा मामला जाता है, कोर्ट जब सुनवाई करती है, और तो ऐसे में FIR पहली बार दर्ज होती है पुलिस वालों के ऊपर। अब मैं उनके नाम बता रही हूँ उन पुलिस वालों के, आप ध्यान से सुनिए कौन कौन वो हैं। जेवर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष अंजनी कुमार, सब इंस्पेक्टर राकेश बाबू, सब इंस्पेक्टर चांदवीर सिंह, सब इंस्पेक्टर
चन्नी कुमार, सब इंस्पेक्टर अनिरुद्ध यादव, सब इंस्पेक्टर नीलकांत, कांस्टेबल सोहित कुमार, कांस्टेबल भूरी सिंह, कांस्टेबल जयप्रकाश, छीतर सिंह और नेस कुमार। ये वो हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और इन पर अब मुकदमा चलेगा क्योंकि इन्होंने फेक एनकाउंटर किया, एक बीटेक के स्टूडेंट को ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश की और तो और एक ऐसी भूमिका गढ़ने की कोशिश की कि देखो हमने आरोपी को पकड़ लिया, हमने उसका पैर पे गोली मारी, एनकाउंटर भी कर दिया, तो ऐसे में हमारे जो सीना है उस पर आप मेडल लगाइए, हमें प्रमोशन दीजिए। लेकिन जब ये पूरा मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में साबित होता है कि इन पुलिस वालों ने गलती की है, एक बीटेक स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल भी आरोपी नहीं था पूरे इस केस में और उसको अरेस्ट कर लिया और यहाँ तक कि उसके पैर में गोली भी मार दी। अब ऐसे में आपको हम सुनवाते हैं जो इनके पिताजी हैं तरुण गौतम, वो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि उन्होंने भी उनसे भी जब हमने बातचीत की, उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बहुत कुछ बताया यूपी पुलिस के बारे में। आप एक बार वो भी सुनिए। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण गौतम है। तरुण गौतम जी, आपके बेटे के साथ एक घटना हुई जिसका मामला नोएडा में दर्ज हुआ 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ, क्या घटना थी? मुझे पहले पता नहीं था। मैं 4 सितंबर 2022 में अपने घर पे था। उसी समय लगभग रात के 8:45 बजे 2 गाड़ियां मेरे घर के सामने रुकी जिन पे बिना नंबर की थी और सिविल ड्रेस में करीब करीब 10-12 लोग उसमें से उतरे। उन्होंने आते ही घर में आए और बस आते ही उन्होंने घर के अंदर घुस गए और हमें धमकाना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया और घर में तोड़-फोड़ शुरू कर दी। उसके बाद बोले कि तेरा बेटा कहाँ है? मैंने कहा मेरा बेटा इस समय दिल्ली में है, कोचिंग कर रहा है। उसके बाद बोले कि नहीं तू झूठ बोल रहा है। वो नहीं माने, मारपीट करते रहे। उसके बाद घर में तोड़-फोड़ की। तोड़-फोड़ करने के बाद फिर उसके बाद मेरी अलमारी में रखे हुए पैसे 22,000 रुपये ले लिए। लेने के बाद उसके बाद मुझे वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठा के और लेके चले गए। मुझे पता नहीं था कहाँ से आए, उन्होंने बताया नहीं कि हम कहाँ से आए हैं, कौन है, केवल इतना बताया कि हम पुलिस वाले हैं, बस। उसके बाद मुझे वो रात को ही दिल्ली ले जाते हैं। कहीं एक पहले कहीं रखते हैं, एक कहीं अनजान जगह थी, मुझे पता नहीं कौन सी जगह थी वो। उसके बाद करीब वहाँ से 2 बजे के बाद वहाँ से निकलते हैं और मुझे दिल्ली ले जाते हैं मेरे बेटे के पास। वहाँ करीब 4 बजे हम लोग पहुँच जाते हैं, लगभग सुबह के 4 बजे। सुबह के 4 बजे पहुँच के उसके बाद लड़के का दरवाज़ा खटखटाता हूँ मैं, तो मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा था। जैसे ही खोलता हूँ तो उसको सब लोग पकड़ लेते हैं और मारपीट करते हैं। उसके बाद उसको गाड़ी में बिठा लेते हैं और मुझे भी साथ में ले आते हैं। ला के फिर थाने में मारपीट करते हैं और मेरे साथ भी मारपीट करते हैं और धमकी देते हैं, कहते हैं कि जैसा जैसा हम बोलें वैसा वैसा करते जाओ, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। मुझसे कहते हैं तेरे बेटे को मार देंगे, बेटे से कहते हैं तेरे बाप को मार देंगे। उसके बाद ये सब हो रहा होता है। 5 तारीख को पूरा दिन ये सब होता रहता है। फिर 6 तारीख आती है, 6 सितंबर 2022, पूरे दिन यही सब चलता रहता है। उसके बाद रात को लगभग 7 साढ़े 7 बजे लड़के को ले जाते हैं, आंखों पे पट्टी बांध के, पीछे हाथ बांध के ले जाते हैं, ले जाके और कहीं अनजान जगह पे रात को कहीं ले जाके एनकाउंटर दिखाते हैं और गिरफ्तारी भी दिखाते हैं। थाने में क्योंकि मैं था वहाँ पे, तो मेरे सामने ही बाइक वहाँ पहले से खड़ी हुई थी। उसी बाइक को चालू करती है पुलिस वाले, चालू करके और उसमें तेल वेल डाल के ले जाते हैं। उसके बाद एक बाहर से अंदर से हथियार लेके आते हैं। उस हथियार को 2-3 फायर चलाते हैं अंदर ही, थाने के अंदर ही, और चला के उसको अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद रात को मुझे पता चलती है कि लड़के को गोली मार दी मेरे को। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ और लड़के को बताते हैं कि हॉस्पिटल में लड़के को भर्ती कर दिया तुम्हारे को। उसके बाद मैं जो वहाँ से लेकिन मुझे भी छोड़ते नहीं है। उसके बाद मेरे भाई को फ़ोन करते हैं, मेरे भाई को फ़ोन करके वहाँ का बोलते हैं कि तेरे भाई को हम जेल भेज रहे हैं, नहीं तो तू पैसा लेके यहाँ आ जा। मेरा भाई 1 लाख रुपया लेकर आता है और वहाँ पे थाने में देता है और तब वो मुझे वहाँ से छोड़ते हैं, लेकिन मेरा मोबाइल नहीं देते फिर भी। उसके बाद दूसरे दिन जाता हूँ तो भी मेरा मोबाइल नहीं देते, तीसरे दिन जाता हूँ तब फिर मेरा मोबाइल देते हैं। मुझे बाद में पता चलती है कि मेरे बेटे को फर्जी मोटरसाइकिल पे आते हुए दिखाते हुए एनकाउंटर दिखाया, फर्जी हथियार रख दिया और
फर्जी केस मुकदमे उस पर लाद दिए और उसको जेल भेज दिया। उसके बाद फिर हम अपनी अधिकारियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब हमारे साथ अन्याय हुआ है, बेटे के साथ अन्याय हुआ है, बेटा निर्दोष है हमारा और उसको जो है किया जाए, उसके लिए जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। लेकिन कहीं कोई सुनवाई हमारी नहीं होती है। दिल्ली से फिर मैं सीसीटीवी वीडियो निकलवाता हूँ, वहाँ से वो सबूत हमें मिलता है। उसके बाद फिर मैं अधिकारियों के पास जाता हूँ और अधिकारियों के पास जाके बाई पोस्ट भी भेजता हूँ, लेकिन कहीं से कोई हमें राहत नहीं मिलती है। 21 फरवरी 2023 में बेटे की जमानतें हो जाती हैं। उसके बाद मैं बेटे का इलाज कराता हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल में, तो मुझे पता चलता है कि मेरे बेटे की पैर में गोली मारने की वजह से उसकी खेलने की क्षमता और दौड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, जबकि खेलने में वो नेशनल लेवल पे खेला था वॉलीबॉल और रिबॉन नाम का कालीकट NIIT की तरफ से। अच्छा प्लेयर था, लेकिन उसका भविष्य जो है पुलिस ने खराब कर दिया। क्या कभी बेटे का या आपका कभी कोई आपराधिक इतिहास रहा? कभी कोई नहीं, हमारा किसी का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। बाबा मेरे आर्मी में सूबेदार रहे थे, मेरे पिताजी हमारे में मेडिकल कोर में भी रहे। हम दोनों का हमारे परिवार का देश सेवा से संबंध रहा और बेटे का भी कोई इस तरह का इतिहास नहीं रहा, मेरा भी कभी नहीं रहा और इस तरीके से कोई हमारा इतिहास नहीं रहा। पुलिस ने जो घटना की उसके पीछे क्या मोटिव था, क्या लगता है? हमें आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि पुलिस ने किस आधार पर हमें आरोपी बनाया और यहाँ तक कि पुलिस ने जो चार्जशीट दी है उसमें भी केवल FIR में नाम नहीं था और जो चार्जशीट दी है उसमें भी पुलिस ने ये नहीं कहीं कोई सबूत नहीं रखा कि आपके बेटे के खिलाफ ये सबूत मिला, केवल इतना कहा कि आपके बेटे ने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि मैंने मर्डर किया। केवल इतना आधार दिया पुलिस ने और कोई सबूत पुलिस ने नहीं रखा, न कोई दिखाया हमें, न कोई हमें बताई और न कोई पुलिस के पास था। क्या क्या मुकदमे लगाए पुलिस ने? सबसे पहले एक चोरी की बाइक का मुकदमा लगाया कि चोरी की बाइक इससे हमें बरामद हुई है। उसके बाद पुलिस ने कहा कि इसने हमारे ऊपर फायर किया। उसके बाद पुलिस ने वेपन का हथियार का केस लगाया, अवैध असले का लगाया। उसके बाद पुलिस ने एक मुकदमा कोई 302 का था, उसमें बुक कर दिया लड़के को। तो ये आपने सुना उस पिता का दर्द जो बता रहा है कि यूपी पुलिस कैसे उनको और उनके बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही थी। अब यूपी पुलिस का सिर्फ ये इकलौता केस नहीं है, एक केस और आप सुनिए जिसमें आने वाले वक्त में जो पुलिस वाले हैं उन सबको सज़ा होगी। ये है कानपुर से। दरअसल 21 अक्टूबर 2020 को कानपुर के थाना में नज़ीराबाद जो पड़ता है वहाँ पर कॉल जाता है पुलिस स्टेशन में और कहा जाता है कि सर दरअसल 2 लोग बाइक पर सवार हैं और वो अपनी बाइक बहुत तेज़ भगा रहे हैं और जैसे हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने स्पीड और तेज़ कर दी। हमें लगता है कि कुछ गलत लोग हैं, वो हो सकता है उनके पास कुछ ऐसा सामान भी हो। अब पुलिस का जो वर्जन है इस पूरे केस में, पुलिस ये कहते हैं कि देखिए जब हमें एक कॉल आया हम सीधे जाते हैं, हमारी पूरी टीम जाती है, उन लोग को फॉलो करती है और 500 मीटर फॉलो करने के बाद एक केंद्रीय विद्यालय पड़ता है, वहाँ पर हम उन्हें घेरते हैं और उन लोगों से कहा जाता है कि देखो भाई सरेंडर कर दो, अगर तुम लोग बचना चाहते हो सरेंडर कर दो, पुलिस तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, तुमसे पूछताछ करेगी। लेकिन जो 2 लोग बाइक पर बैठे थे वो फायरिंग शुरू करते हैं और फायरिंग जब वो शुरू करते हैं तो ऐसे में यूपी पुलिस को गोली चलानी पड़ती है और पैर पर गोली उन दोनों के मार दी जाती है। ये पूरा वर्जन है यूपी पुलिस का। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, कोर्ट माल खाने का एग्जाम्पल भी देती है। तो अब ऐसी क्या क्या चीज़ें और निकलती हैं, यूपी पुलिस से गलती कैसे होती है, कैसे जो जज साहब हैं वो यूपी पुलिस के जितने सिपाही जितने अफसर खड़े होते हैं उनको फटकार लगाते हैं और हिदायत देते हैं कि आप काम ज़रा ठीक से करिए। अब आप समझिए कि गलती कैसे निकल कर आती है और कोर्ट में कैसे साबित होता है कि जो पुलिस वाले थे वो सब के सब झूठ बोल रहे थे। देखिए ये जो एनकाउंटर जो शब्द है, इस एनकाउंटर के शब्द के बारे में आपको बताएंगे क्या संविधान में एनकाउंटर जैसा कोई शब्द है भी या नहीं है। लेकिन उससे पहले कानपुर के एनकाउंटर के बारे में बात कर लें। क्यों एक जज साहब को कहना पड़ा कि माल खाने से मतलब, देखिए जब भी कोई जब्ती होती है, जब पुलिस वाले कहीं जाते हैं, रेड करते हैं या किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो जो भी उसके सामान जब्त किए जाते हैं उसे एक स्टोर रूम में रखा जाता है, उस स्टोर रूम को
हिंदी में माल खाना कहा जाता है या स्टोर रूम कहा जाता है, जहाँ पे एविडेंस के तौर पर बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं। अगर आप थाने गए हो या पुलिस स्टेशन देखा हो आपने, तो आपने देखा होगा कई सारी जो गाड़ियाँ होती हैं वो पुरानी पुरानी गाड़ियाँ वहाँ पर गिरी हुई रहती हैं, तो उसी भी एक तरीके का माल खाना मान लिया जाता है। अब जिस तरीके से जो पिता हैं, जो नोएडा में या जो मथुरा के जो रहने वाले हैं, उन्होंने ये कहा कि देखिए थाने से गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है, उसमें उन्हें बैठाया जाता है उनके बेटे को और कहा जाता है कि जंगल की ओर भागिए, फिर एनकाउंटर कर दिया जाता है। अब जो कानपुर पुलिस के बारे में बात करें, कानपुर पुलिस ने भी कुछ अपना वर्जन बताया कि देखिए एक दो शख्स थे जो बाइक से भाग रहे थे। अब जब एनकाउंटर हो जाता है तो पुलिस को उनके पास से कुछ चीजें मिलती हैं। मसलन के तौर पर एक हथियार मिलता है जिससे कहा गया कि इन दोनों बदमाशों ने होनार यूपी पुलिस की तरफ फायर किया था। अब जब उस पिस्तौल के बारे में पता करने की या कट्टे के बारे में पता करने की कोशिश की गई तो पता क्या लगा कि जो कट्टा है ये पहले से ही माल खाने में मौजूद था। मतलब 2014 से ही वो माल खाने में जो स्टोर रूम है, पुलिस के स्टोर रूम में एक पहले से कट्टा या कहीं पिस्तौल मौजूद था। उस माल खाने से बंदूक को निकालकर एनकाउंटर वाली जगह पर रख दिया गया, उसकी फोटोग्राफी की गई और कहा गया कि बदमाशों ने इसी से गोली चला दी है 2020 में। मतलब 6 साल बाद ये जो पिस्तौल था उसके दोनों पैर निकलते हैं, वो भागते भागते जाता है बदमाश के पास और उसके हाथ में जाकर पकड़ा जाता है, अगर यूपी पुलिस की माने तो। अब आगे क्या होता है, जब जज साहब ने पूछा कि जरा ये बताइए ये सारी चीजें कैसे हो गई, पता ये लगा कि एक और मामले में जो पुलिस वालों ने क्या किया था, इसी पिस्तौल का इस्तेमाल एक और केस में एनकाउंटर में कर चुके थे। तो वो तो अलग कहानी है, लेकिन हम इस कहानी पर आते हैं कानपुर वाले मामले में कि माल खाने से किस तरीके से या स्टोर रूम से बंदूक निकालकर बदमाशों के हाथ में पहुंचा दी गई अकॉर्डिंग टू यूपी पुलिस। अब जो होनहार यूपी पुलिस है, जो एकदम लोगों के लिए काम के लिए तत्परता के साथ काम करती है, एकदम टैलेंटेड है यूपी पुलिस, उससे बहुत ज़्यादा गलतियां हो गई हैं। गलतियां क्या हुई, जब यूपी पुलिस वाले एनकाउंटर कर रहे थे तो अकॉर्डिंग टू पुलिस एक जवान घायल हो गया। अब उस जवान जब वो घायल हुआ तो उसको गोली कहाँ लगी, गोली सीने पे नहीं लगी है, गोली लगी है पीठ पर। जब जज साहब ने पूछा कि जरा ये बताइए कि कौन सा ऐसा पुलिस वाला होता है कि जब अपराधी गोली चला रहा होता है तो उसकी तरफ पीठ के बल वो खड़े होकर कहीं अलग दिशा में भाग रहा होता है, या तो अपराधी भागते हैं, अब मसलन के तौर पे क्या होता है, अपराधी भागते हैं उसके पीछे पुलिस ना भागती है, या पुलिस भागती है उसके पीछे अपराधी भाग रहे होते हैं। तो यहां पर एक पुलिस वाले के पीछे गोली लग गया है। अब मैं आपको पूरा जो हूबहू जो पॉइंटर से मैं आपको बताता हूं। ट्रायल के दौरान जो इंस्पेक्टर ज्ञान सिंह थे, उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने अमरपुर थाना प्रभारी के पीठ पर, थाना प्रभारी हैं, मैं तो जवान ही कह रहा था, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रैंक के हैं, उनकी पीठ पर फायर कर दिया गया। सवाल उठा कि मुठभेड़ के समय पुलिसकर्मी बदमाशों की और पीट करके क्यों खड़े थे। आप समझ रहे हैं ना कहानी कहां जा रही है। अब आते हैं जिस स्कूल के पास इन्होंने एनकाउंटर किया वहां पर एक चपरासी था, उसी स्कूल में मौजूद एक टीचर भी रहते थे जो सरकारी क्वार्टर होता है, लेकिन वहां के ना गार्ड ने ना टीचर ने पुलिस के हक में कोई भी गवाही दी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भैया हमें कोई लेना देना नहीं है कि आपने किसका एनकाउंटर किया, कैसे एनकाउंटर किया, हमें जानने का कोई शौक नहीं है। अब तीसरी बात, पुलिस ने बताया कि देखिए एक चौराहे से वो जो बदमाश थे भाग रहे थे। जो बचाव पक्ष था उसने कहा कि ठीक है, जब वो बदमाश भाग रहे थे तो जरा सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, क्योंकि उस पूरे इलाके में हाईटेक था, कई सारे ऐसे सीसीटीवी फुटेज थे जो अब मसलन के तौर पर आप बता सकते हैं। और जो समय पुलिस वाले बता रहे हैं उस समय पर या उसके 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद भी उस पूरे रोड पर वो बदमाश तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस कैसे दावा कर रही है, पुलिस या तो हवा में एनकाउंटर कर रही है, पुलिस भूतों का एनकाउंटर कर कर उनको इंसान बना दे रही है। मतलब आप समझ रहे हैं किस तरीके से यूपी पुलिस काम करती है। अब चौथी चीज क्या होती है, एक होते हैं जब एविडेंस के तौर पर जो बचाव पक्ष के जो कुछ लोग दलील देते हैं, जो पुलिस के हक में कुछ दलील देते हैं, कुछ स्वतंत्र होते हैं, मतलब जो स्वेच्छा से आके कहते हैं कि देखिए मैंने एनकाउंटर देखा है, पुलिस ने जो किया है बिल्कुल सही किया है, लेकिन ऐसा कोई गवाह पेश नहीं कर पाई यूपी पुलिस जिसमें साबित हो कि जो बदमाश थे ये पुलिस पर हमला कर रहे थे। इसके बाद क्या होता है, ट्रायल के दौरान पुलिस ने कोर्ट में कहा कि आरोपियों ने फायर किया था, फायरिंग के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई, वाहन भी क्षति नहीं हुआ।
एक पुलिस वाले को छोड़ दें जिसकी पीठ पे गोली हुई थी, ना सोचिए मतलब फायरिंग किस तरीके से होती है। जानबूझकर एक जवान या कहें इंस्पेक्टर को गोली लग जाती है। गोली इसलिए लगती है कि कंधों पे सितारे बढ़ सके, अफसर बन सके, नाम प्रमोशन पैसा सब कुछ मिले, किसको पसंद नहीं आता। अब आपको भीड़ में से अपने आप को अलग दिखाना है, एनकाउंटर में आप घायल हुए हैं, ऑन ड्यूटी घायल हुए हैं, तो सोचिए तरक्की आपके कदमों में चूमेगी। और कुछ इसी तरीके से यूपी पुलिस ने रवैया अपना लिया था इस केस में, फटाफट प्रमोशन कमाने का। अब इसके बाद क्या होता है, ना गाड़ियों में कहीं फायरिंग के निशान पड़े, क्योंकि आप जब भाग रहे होते हैं, बदमाश बाइक पर हैं, जब पीछा कर रहे हैं, 500 मीटर की दूरी है आपकी गाड़ी और बदमाशों के बीच में, तो बदमाश जब फायर करेंगे तो भैया कहीं ना कहीं तो गोली लगेगी, कांच में लगेगी, टायर में लगेगी, हेडलाइट में लगेगी, कहीं तो कुछ लगेगा। कि गोली लगी नहीं रही है, मतलब आप तो फौलादी बन चुके हैं कि ना जवानों को ना गाड़ी में कहीं एनकाउंटर नहीं हो रहा, और सीधे यूपी पुलिस ये 2 गोली चलाती है, दोनों गोली पैरों पर लगती है और ज्यादा गोली वेस्ट भी नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार का पैसा बचाना है, क्यों 75 रुपए की गोली को बदमाशों पे फेंका जाए, और इसलिए बदमाशों की गोली पर पहले गोली मारकर एनकाउंटर दिखा दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये जो फिल्मी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, पुलिस बहुत मेहनत करती है। उन्हें लगता है कि भैया हम ही तो हैं जो यहाँ पर हैं, जो देखभाल कर रहे हैं, और हमारे अलावा कौन देखता है। वो ये भूल जाते हैं कि जो भी वो काम करते हैं इन सब पर पैनी नजर कोर्ट रखता है। कोर्ट में आपको साबित करना पड़ेगा कि जो आपने एनकाउंटर किया है वो बिल्कुल सही किया है। अब आप बात करते हैं कि जिस तरीके से जो कानपुर का जो केस था 2020 का, उसमें कौन कौन लोग पर गाज गिर सकती है। तो तत्कालीन जो नजीराबाद थाना के प्रभारी थे ज्ञान सिंह, उप निरीक्षक सुरजीत सिंह, कांस्टेबल बल मुकुंद पटेल, ब्रजेश कुमार, चालक अमित कुमार, चालक मतलब ड्राइवर, तत्कालीन अमरपुर थाना प्रभारी अजीत कुमार वर्मा, उप निरीक्षक राजेश कुमार, कांस्टेबल अभिषेक और यशपाल सिंह। अब ये जो पूरा जो ग्रुप है, इन ग्रुप को लगा कि साहब हम में से कोई भी एक साहब बन गया तो हमारी सबकी तो जिंदगी सेट है, क्योंकि हमने साहब की मदद की थी एनकाउंटर के वक्त। अब जब ये फर्जी एनकाउंटर पता लगता है तो इन पुलिस वालों पर क्यों ना हत्या का मुकदमा दर्ज करवाए। मान लीजिए वो गोली कहीं और लगती और वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाता वो शख्स, तो क्या इन पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। एक शख्स को, एक स्वतंत्र भारत वाले जैसे देश में एक शख्स को कहा जाता है कि आंखों पे पट्टी बांधो और भाग, जितना तेज भाग सकता है, ताकि वो जितनी दूर भागेगा उतनी दूर से खाकी वर्दी वाले उसका शिकार करेंगे। शिकार भी कहां पर, ना पीठ, ना पेट, ना कमर, सिर्फ पैरों पर। और पैरों पे इसलिए ताकि ये दिखा सके कि वो भाग रहा था, हमने गोली मार दी। और ये सोचिए किस तरीके से प्लानिंग और प्लॉटिंग की जाती है यूपी पुलिस के अंदर। अब ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो जब से योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली है, तो उन्होंने 2017 में एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जो भी अपराधी हैं, जो अपराध करेंगे उन्हें ठोक दिया जाएगा। अभी जो ठोकने की जो रणनीति है, उसमें लगभग 8 साल में जो योगी सरकार ने लगभग 13,000 एनकाउंटर कर दिए गए हैं। छोटा मोटा नंबर नहीं है, 13,000 एनकाउंटर कर दिए गए हैं। इसमें से 217 लोगों की मौत हो चुकी है, 7,000 लोग घायल हैं। इन एनकाउंटर में 18 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं, 1500 जवान घायल भी हुए हैं। देखिए, हमारा मकसद ये नहीं है कि हर एनकाउंटर को हम झूठा बताएं, लेकिन जो एनकाउंटर के पीछे जो पुलिस वालों का जो असली मकसद होता है, असली अपराधी को ना पकड़कर, असली जो हत्या वाले जो केस में अपराधी को ना पकड़कर आप एक स्टूडेंट की जानबूझकर उस पर गोली मारकर दिखाना चाहते हैं कि हमने केस को सॉल्व कर लिया, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत तो पैदा करती है। और इसके बाद जो यूपी प्रशासन है, उसने एनकाउंटर्स को लेकर अनौपचारिक रूप से उसे ऑपरेशन लंगड़ा नाम दे दिया जाता है। ऑपरेशन लंगड़ा से आप समझ चुके हैं, जब गोली मारते हैं तो लंगड़ा लंगड़ा के जो अपराधी चलते हैं उसे ऑपरेशन लंगड़ा कर दिया जाता है। अब एनकाउंटर बोलेंगे तो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा ना कि भैया ये क्या बोल रहे हैं, एनकाउंटर तो अच्छी चीज़ नहीं है। ऑपरेशन लंगड़ा मतलब अपराधियों को पैर पे गोली मारो और अपना मेडल ले जाओ। इसके बाद जब हम थोड़ी बहुत जांच पड़ताल ये कर रहे थे कि ये एनकाउंटर शब्द कहाँ से आया, एनकाउंटर चीज़ क्या है, एनकाउंटर मतलब पुलिस वाले किसी की जान लेने का क्या उनके पास हक है। तो अगर हम आपको बता दें इस क्राइम तक पर कि एनकाउंटर शब्द संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है, ना ही बताया गया है। मतलब ये हो सकता है कि यूपी पुलिस क्या एनकाउंटर नहीं कर सकती है, लेकिन अगर आपको बता दें एनकाउंटर शब्द हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। लेकिन याद रखिए, अपराधी से आत्मरक्षा या लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए फायरिंग किया जा सकता है, तब वो एनकाउंटर होता है। अब समझ में आ चुका होगा, हमारे संविधान में किसी की जान लेने की परमिशन नहीं मिला है, लेकिन आत्मरक्षा करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर, मान ली कोई बदमाश तत्व है उसे आप गोली मारते हैं, तब ये सारी चीजें आती हैं। धारा 34 और 44 के तहत राइट टू प्राइवेट
डिफेंस के तहत आत्मरक्षा में ये अधिकार मिलता है कि कानून से परे जाकर अगर कोई भी अपराधी आरोपी से आमना सामना होता है किसी अधिकारी का, तब उस पर वो गोली चला सकता है। अब सोचिए, ये जो कानून है कि आत्मरक्षा के लिए गोली चला सकता है। अब आपको हमने दोनों जो केसेस बताए उसमें देखिए किस तरीके से काम हो रही है। उसमें ये हो रहा है कि अपराधी को कहा जाता है कि भागो, और दिखाया जाता है उसके हाथ में एनकाउंटर करने के बाद कि उसके हाथ में तो गोली थी, उसके वो हमारे पुलिस वालों पर गोली चला रहा था। यहां तक कि जो पुलिस वाले हैं वो अपने सीने पर अपने आप को चोट पहुंचाने से बाज नहीं आते कि ये कहते हुए कि बदमाश उन पर गोली चला रहे थे और हमने जवाबी कार्रवाई में अपने आत्मरक्षा के लिए उसे गोली मार दी है, और इसके बदौलत जो वाहवाही मिलती है वो बातें अलग है। लेकिन एनकाउंटर शब्द अभी भी कहां से आया? तो देखिए, इसका साफ तौर पर तो कोई चीज अब तक सामने नहीं आया, लेकिन मसलन के तौर पर जब पंजाब में 1984 की दंगों के दौरान जब एनकाउंटर शब्द का पहली बार जिक्र हुआ था कि जो बदमाशों वाले तत्व है उन्हें गोली माननी है, जो बदमाशी कर रहे हैं, जो दंगे फसाद कर रहे हैं, उन्हें मानना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज्यादा फेमस कब हुआ? 90 के दशक में श्री प्रकाश शुक्ला का जब एनकाउंटर किया गया, मतलब उसे जब मारा गया, तब पहली बार एक गैंगस्टर को पुलिस वालों ने जिस बुरी तरीके से मारा था उसे एनकाउंटर कहा गया, पुलिसिया एनकाउंटर। तब जाकर ये जो एनकाउंटर शब्द है, जिसमें पुलिस वाले एक बड़े बदमाश को मौत के घाट उतारते, मौत के ढेर उतार देते हैं, जिसमें कहा तो यह जाता है कि बदमाश जो तत्व हैं वो भी फायरिंग कर रहे थे और जवाबी फायरिंग में सामने वाले की जान चली जाती है। लेकिन हमारे जो मकसद था क्राइम तक में आपको ये बताना कि देखिए, 12 पुलिस वाले, ये जो मथुरा वाला जो केस था जिसमें कहा गया कि जेवर थाने के आसपास जो पुलिस वाले थे, 12 पुलिस वाले, वो जो कानपुर के 7 पुलिस वाले, ये तो 19 पुलिस वाले जिन पर अब गाज गिर सकती है। लेकिन हमारा आपको बताने का मकसद ये कि देखिए, जो पुलिस है उसे अपना काम अच्छे से करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ये ना हो कि आप किसी मासूम को फंसाकर और सिर्फ अपने फायदे के लिए, नाम कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए उसे मौत के घाट उतारकर और अपने कंधों पर सितारे लगाकर घूमे और बताए कि देखिए मैं तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ये नहीं होता कि आप बच्चों के आंखों में पट्टी बांधकर और कहें कि भाग, हम तुम्हारा शिकार करेंगे। ऐसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं बनते। असली बदमाश को मारना है तो उसके पीछे आपको भागना पड़ता है। मसलन के तौर पर देखिए, जो भी एनकाउंटर में आपसे, ये मेरा पर्सनल मानना है कि आप जितने भी एनकाउंटर आप देखेंगे, छुटपैया जो गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, उन्हीं का एनकाउंटर होता है। बड़े बदमाशों का एनकाउंटर करना इतना आसान नहीं है। मसलन के तौर पे आप देख सकते हैं जो अतीक अहमद का हुआ था, उसमें भी किसी बदमाश ने आकर उन पर गोली चला दी थी। अब यहाँ पे लोगों ने कहा कि देखिए, लॉरेंस का एनकाउंटर क्यों नहीं हो जाता? अब लॉरेंस का एनकाउंटर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हर कोई उससे डरता है, हर किसी को अपने परिवार की फिक्र है, और इसलिए कहा जाता है कि लॉरेंस पर इतनी जल्दी कोई हाथ नहीं डालना चाहता है। और जो यूपी पुलिस है तो छुटभैया गुंडे को मार मोर कर अपने कंधों की सितारे यूं ही बढ़ा रही है। तो हमारा मकसद ये था कि यूपी पुलिस को अपने अंदर झांकने की जरूरत है और ऐसे अफसरों पर जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हैं, और समाज में खाकी का जो मकसद होना चाहिए कि वो मदद करती है लोगों को, वो लोगों के अंदर खाकी का जो खौफ है उसे कम कर एक न्याय वाला खाकी रूपी वर्दीधारी अगर सामने खड़ा हो तो हर किसी को लगे कि वर्दीधारी मेरे साथ न्याय करेगा। ये ना हो कि खाकी वर्दी मेरा एनकाउंटर ही कर देगा मेरे मासूम बच्चों का। तो ऐसे में यूपी पुलिस को चाहिए कि वो ऐसे अफसरों पर लगाम लगाए, उन पर नकल कसे और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम ओनली ऑन क्राइम तक।